नमस्ते। आप सुन रहे हैं द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल। हमारी कहानी उस युग की है जब भारत में नंद वंश का क्रूर शासन था और यूनान का महान विजेता सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत की सीमाओं पर पहुंच चुका था। ये गाथा है एक साधारण बालक की जिसे नियति ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए चुना था। तक्षशिला का आचार्य और मगध का अहंकार कहानी शुरू होती है तक्षशिला के महान आचार्य विष्णुगुप्त से, जिन्हें दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है। चाणक्य सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, वह राजनीति, अर्थशास्त्र और कूटनीति के जीवित विश्वकोश थे। उन्होंने देखा कि भारत छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ है और सिकंदर जैसा विदेशी आक्रमणकारी देश की अखंडता के लिए खतरा बन चुका है। चाणक्य जानते थे कि इस खतरे का सामना सिर्फ एक मजबूत अखंड साम्राज्य ही कर सकता है, और यह साम्राज्य तभी बन सकता है जब मगध का शक्तिशाली लेकिन अत्याचारी नंद वंश का राजा धनानंद समाप्त हो। एक बार राजनीतिक चर्चा के लिए चाणक्य मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पहुंचे। धनानंद स्वभाव से घमंडी और क्रोधी था। उसने आचार्य की विद्वत्ता का सम्मान करने के बजाय उनके साधारण रूप और फटे कपड़ों का मजाक उड़ाया। भरी सभा में धनानंद ने अपमानित करते हुए चाणक्य को दरबार से बाहर निकलवा दिया। प्रतिज्ञा की अग्नि अपमान की यह आग चाणक्य के लिए परिवर्तन का क्षण बन गई। दरबार से निकलते ही उन्होंने अपनी शिखा छोटी खोल दी, जो ब्राह्मण के लिए अत्यधिक पवित्र मानी जाती थी। उन्होंने भयानक प्रतिज्ञा ली, जब तक मैं इस अत्याचारी नंद वंश को उखाड़ फेंककर भारत भूमि पर न्याय और धर्म का साम्राज्य स्थापित नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी इस शिखा को नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा उनके जीवन का मिशन बन गई। अब उन्हें सिर्फ एक चीज की तलाश थी, एक ऐसा पात्र, एक ऐसा शिष्य जिसके भीतर आग हो, जिसे वह अपनी नीति के जल से सींचकर एक सम्राट बना सकें। शिष्य की खोज और चंद्रगुप्त का चुनाव अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए चाणक्य ने मगध की सीमाओं के पास एक साधारण गांव में घूमना शुरू किया। वहीं उन्होंने बच्चों को राजकीलम राजा खेल खेलते देखा। एक बालक जिसकी आंखें आत्मविश्वास और तेज से भरी थीं, न्यायाधीश बनकर बैठा था। वह बच्चों के बीच इतने न्यायपूर्ण और दृढ़ता से निर्णय ले रहा था कि चाणक्य चौंक गए। यह बालक कोई और नहीं बल्कि चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त का जन्म एक साधारण या विवादित पृष्ठभूमि में हुआ था, लेकिन चाणक्य ने उसकी वीरता, नेतृत्व क्षमता और आंखों के संकल्प को पहचान लिया। उन्हें उसमें वह लौह संकल्प दिखाई दिया जो उन्हें नंद वंश को उखाड़ फेंकने के लिए चाहिए था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की मां को कुछ धन दिया और बालक को खरीद लिया, या उसे अपनी शिक्षा के लिए ले जाने की अनुमति ली। यह इतिहास में विवादित है। इस तरह साधारण चंद्रगुप्त को चाणक्य के मार्गदर्शन में भारत का भविष्य बनने के लिए चुना गया। तक्षशिला, ज्ञान का केंद्र चाणक्य, चंद्रगुप्त को लेकर उत्तर पश्चिम भारत में स्थित प्राचीन काल के सबसे बड़े शिक्षण केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय पहुंचे। यह सिर्फ एक गुरुकुल नहीं था, यह युद्ध कला, राजनीति, चिकित्सा, ज्योतिष और दर्शन का एक विशाल केंद्र था, जहां दुनिया भर के छात्र ज्ञान प्राप्त करने आते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त के लिए कोई आसान रास्ता नहीं चुना। उन्हें पता था कि नंद साम्राज्य को हराने के लिए सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि असाधारण बुद्धि की जरूरत होगी। शिक्षा, तलवार और शास्त्र का संगम। चंद्रगुप्त की शिक्षा साधारण नहीं थी, यह एक सम्राट के पाठ्यक्रम की तरह थी। अस्त्र और शस्त्र। सबसे पहले चंद्रगुप्त को सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनना था। उन्होंने धनुष बाण, तलवारबाजी, भाला चलाने और घुड़सवारी का कठोर प्रशिक्षण लिया। इस प्रशिक्षण के दौरान चाणक्य ने उसे सिखाया कि शारीरिक शक्ति मन की एकाग्रता के बिना व्यर्थ है। हर प्रहार से पहले सोचना जरूरी है। मानसिक रणनीति, नीति। असली शिक्षा तो यही थी। चाणक्य ने उसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़ाए। राज्य कैसे चलाया जाता है, कर, टैक्स कैसे एकत्र किए जाते हैं, और षड्गुण नीति, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय,
द्वैधी भाव का प्रयोग कैसे किया जाता है। चंद्रगुप्त ने सीखा कि युद्ध में सेना का संचालन रणभूमि से ज्यादा दिमाग से होता है। ज्ञान का विस्तार। चंद्रगुप्त को सिर्फ राजा नहीं बनना था, उसे न्यायी शासक बनना था। इसलिए उसे धर्म, इतिहास, तर्कशास्त्र और यहां तक कि दर्शन भी पढ़ाया गया, ताकि वह हमेशा सही और गलत का फैसला कर सके। कठिन परीक्षा। पहचान और भेष। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को किताबी ज्ञान देने के बजाय व्यावहारिक परीक्षाएं दी। एक बार चाणक्य ने चंद्रगुप्त को भेष बदलकर तक्षशिला के बाजार में भेजा। चंद्रगुप्त को वहां से राज्य के गुप्तचरों की पहचान करनी थी, बाजार में वस्तुओं की सही कीमत पता करनी थी और यह जानना था कि आम जनता राजा के बारे में क्या सोचती है। इस परीक्षा का उद्देश्य था कि चंद्रगुप्त सीखे, एक शासक को हमेशा वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, न कि केवल चापलूसों की बातों पर विश्वास करना चाहिए। गुप्तचर व्यवस्था किसी भी राज्य की आंख और कान होती है और उन्हें पहचानना जरूरी है। इन कठोर परीक्षाओं ने चंद्रगुप्त के भीतर से एक दूरदर्शी, चतुर और आत्मविश्वासी नेता को बाहर निकाला। साधारण बालक अब एक धारदार हथियार बन चुका था, जिसकी मजबूती उसके शरीर से ज्यादा उसके मन में थी। भविष्य की तैयारी। चाणक्य जानते थे कि चंद्रगुप्त की शिक्षा अभी अधूरी है। बाहर की दुनिया में सिकंदर जैसे खैतरा अभी भी मंडरा रहा था और नंदों की शक्ति अभी भी कम नहीं हुई थी। चंद्रगुप्त को अब पुस्तक के पन्नों से निकलकर वास्तविक युद्ध के मैदान में प्रवेश करना था। सिकंदर का आगमन, एक मौका या खतरा। उत्तर पश्चिम भारत में यूनान का महान विजेता सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, अपनी अदम्य सेना के साथ सिंधु नदी पार करके आगे बढ़ रहा था। उसने एक के बाद एक भारतीय राज्यों को हराया और उसकी प्रसिद्धि ने पूरे उपमहाद्वीप में भय पैदा कर दिया था। चाणक्य के लिए सिकंदर एक दोहरी धार वाली तलवार था। एक ओर वह देश के लिए एक विनाशकारी खतरा था, दूसरी ओर वह नंद साम्राज्य को कमजोर करने का एक सुनहरा अवसर भी हो सकता था। चाणक्य की नीति थी, शत्रु के शत्रु को अपना मित्र बनाओ। चंद्रगुप्त का साहसिक कदम। चाणक्य के निर्देश पर चंद्रगुप्त ने एक अत्यंत साहसिक और जोखिम भरा कदम उठाया। वह अकेले भेष बदलकर सीधे सिकंदर के सैन्य शिविर में पहुंचा। उसका लक्ष्य सिकंदर को यह समझाना था कि नंद राजा धनानंद कितना क्रूर और अलोकप्रिय है। वह सिकंदर को यह भी बताना चाहता था कि यदि वह मगध पर हमला करता है तो उसे भारत की जनता का सहयोग मिल सकता है। चंद्रगुप्त का उद्देश्य था कि सिकंदर की शक्ति का इस्तेमाल नंदों की शक्ति को भंग करने में किया जाए, ताकि बाद में उसे मगध पर नियंत्रण पाने में आसानी हो। विफलता और पलायन। लेकिन सिकंदर, जो विश्व विजय के अहंकार में डूबा था, चंद्रगुप्त की बातों से प्रभावित नहीं हुआ। इसके विपरीत उसने चंद्रगुप्त की बहादुरी और आत्मविश्वास को अपने लिए खतरा मान लिया। सिकंदर को यह बालक अत्यंत उद्धत, एरोगेंट और बेखौफ लगा। उसने तुरंत चंद्रगुप्त को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। चंद्रगुप्त अपनी तीव्र बुद्धि और युद्ध कला के बल पर सिकंदर के शिविर से बाल बाल बचकर भागा। यह घटना चंद्रगुप्त के लिए पहली बद्दी विफलता थी। चाणक्य का सबक। इस असफलता ने चाणक्य को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। किसी भी विदेशी शक्ति पर भरोसा नहीं किया जा सकता और नंदों को हराने के लिए उन्हें अपनी खुद की सेना खड़ी करनी होगी। सिकंदर ने भारत को कमजोर कर दिया था, लेकिन वह भारत पर शासन करने के लिए नहीं आया था। सेना का पहला प्रयास सिकंदर के जाने के बाद, क्योंकि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, चाणक्य और चंद्रगुप्त को पहला मौका मिला। उन्होंने उत्तर पश्चिम के गणराज्यों, छोटे कबीलाई राज्यों और युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया जो यूनानी शासन से त्रस्त थे। उन्होंने एक छोटी सी गुरिल्ला सेना बनाई और यूनानियों के स्थानीय गवर्नरों और सिपाहियों पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उनका यह शुरुआती प्रयास भी विफल रहा। वे युद्ध में तो माहिर थे, लेकिन उनके पास अनुभव की कमी थी और उनकी सेना पूरी तरह से संगठित नहीं थी। यूनानी सेना ने पलटवार किया
और चाणक्य तथा चंद्रगुप्त को अपनी पहली बद्दी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए फिर से जंगलों में भागना पड़ा। यह हार उन्हें सिर्फ सैन्य रूप से कमजोर नहीं कर रही थी, बल्कि मानसिक रूप से भी तोड़ रही थी। चंद्रगुप्त निराश हो चुका था, लेकिन चाणक्य के पास हर हार के लिए एक कूटनीतिक सबक था। हार का अंधेरा और एक बूढ़ी मां का ज्ञान। भागते भागते एक रात दोनों थक कर एक गांव के बाहर एक झोपड़ी के पास रुके। ठंड बहुत थी और उन्हें जोरों की भूख लगी थी। झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ी मां अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। मां ने बच्चे को गर्म खीर खाने को दी। बच्चा भूखा था, इसलिए उसने जल्दबाजी में खीर के ठीक बीच में हाथ डाल दिया। उसका हाथ बुरी तरह जल गया और वह रोने लगा। बच्चे को रोते देख मां ने प्यार से उसे डांटा और जो कहा वह चाणक्य और चंद्रगुप्त के जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। मां ने कहा, अरे मूर्ख, तू भी वही गलती कर रहा है जो वह चंद्रगुप्त कर रहा है। तू भी खीर के बीच में हाथ डाल रहा है। खीर हमेशा किनारों से ठंडी होती है। तुझे किनारे से खानी चाहिए थी ताकि तेरा हाथ न जलता। गर्म खीर का सिद्धांत यह बात सुनते ही चाणक्य चौंक गए। उस बूढ़ी मां के साधारण से शब्द में उन्हें उनकी विशाल रणनीतिक भूल का एहसास हुआ। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने सीधे मगध की राजधानी पाटलिपुत्र खीर का बीच केंद्र पर हमला करने का प्रयास किया था। केंद्र पर हमला पाटलिपुत्र नंद राजा धनानंद की सबसे मजबूत जगह थी, जहां उसकी सबसे बड़ी और प्रशिक्षित सेना तैनात थी। सीधे केंद्र पर हमला करने का मतलब था सबसे गर्म जगह पर हाथ डालना। हार निश्चित थी। चाणक्य को तुरंत अपनी नीति बदलनी पड़ी, जिसे इतिहास गर्म खीर का सिद्धांत कहता है। रणनीति में परिवर्तन। इस सबक के बाद उनकी रणनीति पूरी तरह से बदल गई। किनारों को मजबूत करना। चाणक्य ने फैसला किया कि वे अब सीधे मगध पर हमला नहीं करेंगे। इसके बजाय वे पहले मगध की सीमाओं, खीर के किनारे पर स्थित छोटे और कमजोर राज्यों को जीतेंगे। इससे न केवल उनकी सेना को जीतने का अनुभव मिलेगा, बल्कि उन्हें संसाधन, धन, अन्न, हथियार और सैनिकों की भर्ती का मौका भी मिलेगा। जनता का समर्थन। चाणक्य ने यह भी समझा कि धनानंद का शासन क्रूर है, इसलिए मगध के केंद्र को हराने के लिए उन्हें जनता का समर्थन चाहिए। उन्होंने अपनी रणनीति को लोक कल्याण से जोड़ा, ताकि जहां भी वे जाएं, लोग उन्हें मुक्तिदाता समझें। अगले कुछ वर्षों तक चाणक्य और चंद्रगुप्त ने जंगलों और सीमांत क्षेत्रों में काम किया। चाणक्य ने धन और ज्ञान का प्रयोग करके असंतुष्ट कबीलों, लुटेरों और छोटे शासकों को अपने मिशन के साथ जोड़ा। चंद्रगुप्त ने अपनी पहली हार से नम्रता सीखी और अपनी असफलता को भविष्य की सफलता का ब्लूप्रिंट बना लिया। वह अब सिर्फ एक योद्धा नहीं था, बल्कि एक धैर्यवान रणनीतिज्ञ बन चुका था। किनारों को मजबूत करना। एक नई सेना का जन्म। चाणक्य ने समझ लिया था कि धनानंद को हराने के लिए सिर्फ मगध के असंतुष्ट नागरिकों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। उन्हें पेशेवर सैनिकों की जरूरत थी। भर्ती और प्रशिक्षण। उन्होंने मगध की सीमाओं से दूर उत्तर पश्चिम के गणराज्यों और जंगली कबीलों के वीर और युद्ध प्रिय युवाओं को चुनना शुरू किया। इन लोगों में नंदों के प्रति कोई वफादारी नहीं थी और वे सिकंदर के शासन के कारण स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते थे। चंद्रगुप्त ने इन नवयुवकों को तक्षशिला में सीखी गई गुरिल्ला युद्ध, गेरिला वॉरफेयर और सामने की लड़ाई दोनों का प्रशिक्षण दिया। धन और संसाधन। चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र की कुशलता का उपयोग किया। उन्होंने विभिन्न व्यापारियों और छोटे राजाओं से गुप्त रूप से धन एकत्र किया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यह धन किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि भारत को अत्याचारी शासन से मुक्त कराने के लिए है। धीरे धीरे यह छोटी सी सेना एक मजबूत, अनुशासित और उद्देश्य चालित शक्ति बन गई। खतरनाक गठबंधन। राजा पर्वतक अब समय आ गया था अपनी नीति का सबसे खतरनाक दांव खेलने का। चाणक्य जानते थे कि धनानंद की विशाल सेना से अकेले लड़ना असंभव है। उन्हें एक और बड़ी शक्ति की जरूरत थी। चाणक्य ने पर्वतक, कुछ इतिहासकार इसे पर्वतेश्वर या पोरस से जोड़ते हैं,
नामक एक शक्तिशाली पहाड़ी राजा से संपर्क किया। पर्वतक नंदों से घृणा करता था और वह महत्वाकांक्षी भी था। चाणक्य ने पर्वतक के सामने अत्यंत आकर्षक और स्वार्थपूर्ण प्रस्ताव रखा। साम का प्रयोग। उन्होंने पर्वतक को यह कहकर फुसलाया कि धनानंद के पतन के बाद मगध के दक्षिण का आधा राज्य पर्वतक को दे दिया जाएगा। दाम का प्रयोग। पर्वतक को बहुमूल्य उपहार और अपार धन का वादा किया गया। यह गठबंधन चाणक्य की कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण था। वह जानते थे कि पर्वतक लालची और अस्थिर स्वभाव का है, लेकिन नंदों को हराने के लिए उसकी सैन्य शक्ति जरूरी थी। चाणक्य ने सांप को दूध पिलाया, इस उम्मीद में कि वह सही समय पर अपना विष उगलना बंद कर देगा। विजय यात्रा की शुरुआत पर्वतक की सेना और चंद्रगुप्त की नई सुगठित सेना के साथ मिलकर मगध की सीमाओं पर हमले शुरू हो गए। यह हमला गर्म खीर के सिद्धांत के अनुसार किया गया। सबसे पहले उन्होंने मगध के बाहरी प्रांतों, बाहरी किनारे पर हमला किया। इन प्रांतों में नंदों के गवर्नर भ्रष्ट और अलोकप्रिय थे। जनता ने विद्रोह कर दिया और चंद्रगुप्त की सेना को आसानी से विजय मिली। यह जीत उनकी सेना के लिए मनोबल, मोराल बढ़ाने वाली थी। जैसे जैसे उनकी सेना धन, संसाधन और अनुभव में मजबूत होती गई, उनकी विजय यात्रा मगध के केंद्र की ओर बढ़ती गई। पाटलिपुत्र की ओर मार्च चंद्रगुप्त और पर्वतक की विशाल संयुक्त सेना ने धीरे धीरे मगध के उपजाऊ क्षेत्रों को पार किया और सीधे राजधानी पाटलिपुत्र की ओर कूच किया। धनानंद, जो अब तक अपने अहंकार और खजाने में डूबा था, पहली बार भयभीत हुआ। उसकी सेना विशाल थी और उसके पास अपार धन था, लेकिन वह जनता के प्रेम से वंचित था। लेकिन चाणक्य जानते थे कि सैन्य शक्ति काफी नहीं होगी। धनानंद को हराने के लिए उसे अंदर से तोड़ना जरूरी था। गुप्तचरों का जाल, विष का धीमा प्रवाह, चाणक्य की सबसे बड़ी ताकत उनकी गुप्तचर व्यवस्था थी। उन्होंने पाटलिपुत्र में गुप्तचरों, स्पाइयों का एक ऐसा जाल बिछा रखा था जो आज भी कूटनीति का बेहतरीन उदाहरण है। असंतोष फैलाना, भेद। चाणक्य के गुप्तचर साधारण वेश में, जैसे व्यापारी, भिक्षु या नाई बनकर बाजार और सभाओं में घूमते थे। उनका काम था राजा धनानंद की क्रूरता और फिजूल खर्ची की कहानियां फैलाना। उन्होंने जनता को यह विश्वास दिलाया कि नंद राजा सिर्फ उनका शोषण करता है, जबकि चंद्रगुप्त मुक्तिदाता है। सेना में फूट। सबसे महत्वपूर्ण काम था नंद सेना के उच्चाधिकारियों को लालच देना। चाणक्य ने धन, दाम और उच्च पद का लालच देकर कई सेनापतियों को अपने पाले में कर लिया। इन सेनापतियों ने युद्ध के दौरान घैशलत सूचनाएं दी या महत्वपूर्ण क्षणों पर धोखा दिया। आंतरिक जानकारी। गुप्तचरों ने धनानंद के महल से उसकी कमजोरियां, सुरक्षा के नुकसान और शस्त्रागार की सटीक जानकारी चाणक्य तक पहुंचाई। इस आंतरिक विद्रोह के कारण जब चंद्रगुप्त की सेना पाटलिपुत्र पहुंची तो नंद साम्राज्य का मनोबल, मोराल पहले ही टूट चुका था। महायुद्ध और अंतिम संघर्ष पाटलिपुत्र के बाहर एक भयंकर और निर्णायक युद्ध हुआ। यह युद्ध दो विचारधाराओं की टक्कर थी। एक ओर थी धनानंद की क्रूरता और धन की शक्ति, और दूसरी ओर थी चंद्रगुप्त की रणनीति और जनता का समर्थन। नंदों के पास विशाल हाथी सेना थी, लेकिन चाणक्य के पास गुरिल्ला रणनीति थी। नंद सेना के जो सैनिक चंद्रगुप्त से लड़ने आए, उनमें से कई पहले ही बिक चुके थे। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, नंदों की सेना में भ्रम फैलता गया। अंततः चंद्रगुप्त और उसके वफादार सैनिकों ने नंद सेना को बुरी तरह परास्त कर दिया। धनानंद अपने कुछ वफादारों के साथ महल में छिपने को मजबूर हुआ। यह विजय सिर्फ चंद्रगुप्त की तलवार की नहीं थी, बल्कि चाणक्य की बुद्धि की थी, जिसने युद्ध शुरू होने से पहले ही गुप्तचरों के माध्यम से युद्ध जीत लिया था। धनानंद का अंत और मगध की विजय। नंद सेना के पराजित होने के बाद राजा धनानंद अपने महल में छिपा बैठा था। उसे विश्वास था कि उसका विशाल खजाना और उसकी ताकत उसे बचा लेगी। चंद्रगुप्त के सैनिकों ने महल को चारों ओर से घेर लिया। इतिहासकारों के अनुसार धनानंद का अंत वीरतापूर्ण नहीं,
बल्कि करुणापूर्ण हुआ। चाणक्य ने, जो अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे, रक्तपात के बजाय समझौते का रास्ता अपनाया। उन्होंने धनानंद को अपना खजाना, जो मगध की समृद्धि का प्रतीक था, लेकर अपनी पुत्रियों और परिवार के साथ पाटलिपुत्र छोड़ जाने की अनुमति दी। यह चाणक्य की दूरदर्शिता थी। वह जानते थे कि धनानंद को मारना सिर्फ विद्रोहियों को जन्म देगा, लेकिन उसे अपमानित करके जीवित छोड़ देना उसकी शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। धनानंद ने अपमान और हार स्वीकार की और अपने अपार धन के साथ मगध छोड़ कर चला गया। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर कदम रखा। एक साधारण बालक जिसे एक आचार्य ने चुना था, अब भारत के सबसे बड़े साम्राज्य का स्वामी बन चुका था। चारों ओर जनता ने उसका स्वागत किया, क्योंकि वह उन्हें धनानंद के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने वाला मुक्तिदाता था। पहली चुनौती, गठबंधन का खहजतारा सिंहासन पर बैठना तो आसान था, लेकिन उस पर टिके रहना एक बड़ी चुनौती थी। चंद्रगुप्त का पहला खहजतारा बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि उसका अपना गठबंधन का साथी, महत्वाकांक्षी पहाड़ी राजा पर्वतक था। पर्वतक अब अपना इनाम चाहता था। चाणक्य ने उसे मगध के दक्षिणी भाग का वादा किया था। पर्वतक की सेना अब पाटलिपुत्र में थी और वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। वह जानता था कि मगध की सत्ता अब मजबूत हो चुकी है और वह इसे पूरी तरह से ढड्ढापने का लालच पाल रहा था। चाणक्य को पता था कि पर्वतक का लालच नए विद्रोह को जन्म देगा। उसे अपना वादा भी निभाना था, लेकिन वह भारत की एकता को खतरे में नहीं डाल सकते थे। चाणक्य की अगली चाल। विषकन्या चाणक्य ने यहां एक बार फिर अपनी तीक्ष्ण कूटनीति का प्रयोग किया। उन्होंने पर्वतक से सीधा युद्ध करने के बजाय गुप्त योजना बनाई। इतिहास में विषकन्याओं का जिक्र मिलता है। ये वे महिलाएं थीं जिन्हें बचपन से ही जहर की छोटी छोटी खुराकें दी जाती थीं। धीरे धीरे उनका शरीर जहर के प्रति प्रतिरोधी बन जाता था और उनका चुंबन या स्पर्श तक घातक हो सकता था। चाणक्य ने अपनी योजना को अंजाम दिया। पर्वतक को एक विषकन्या के माध्यम से मृत्युदंड दिया गया, या फिर उसे ऐसे खाने में जहर दिया गया जो विषकन्या के साथ उसके कमरे में भेजा गया था। पर्वतक की मृत्यु सार्वजनिक रूप से एक प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना के रूप में घोषित की गई। इस प्रकार चाणक्य ने बिना कोई बड़ी लड़ाई लड़े गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती को समाप्त कर दिया। उन्होंने भारत की एकता को सुनिश्चित किया और चंद्रगुप्त का सिंहासन सुरक्षित कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि राजनीति में भावनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं होती। वहां सिर्फ लक्ष्य और परिणाम मायने रखते हैं। उत्तर से दक्षिण तक विजय चंद्रगुप्त अब अपने गुरु चाणक्य के मार्गदर्शन में एक महान विजेता बन गया। नंदों से मिली विशाल सेना और खजाने का उपयोग उसने मगध की सीमाओं से बाहर पूरे उत्तर भारत को एकीकृत करने में किया। उत्तरी सीमाएं। सबसे पहले उन्होंने उन गणराज्यों और छोटे राज्यों को अपने अधीन किया जो यूनानी शासन से कमजोर हो चुके थे। चंद्रगुप्त की सेना तेजी से आगे बढ़ी और सिंधु नदी तक के क्षेत्रों पर मौर्य ध्वज फहरा दिया। पश्चिम की ओर उन्होंने अव्यवस्थित शक्तियों को समाप्त किया और एक मजबूत सैन्य व्यवस्था स्थापित की। इस विस्तार ने सिर्फ नए क्षेत्रों को नहीं जोड़ा, बल्कि अखंड भारत की उस अवधारणा को भी साकार किया जो चाणक्य का अंतिम लक्ष्य था। न्यायपूर्ण प्रशासन। ये विजय सिर्फ तलवार की नहीं थी। जहां जहां चंद्रगुप्त की सेना जाती थी, चाणक्य के अधिकारी नंदों के भ्रष्ट करों को कम करते थे और जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करते थे। ये नीति जनता के बीच मौर्य शासन को वैधता प्रदान करती थी। चाणक्य का शासन, अर्थशास्त्र का क्रियान्वयन। सिंहासन के पीछे चाणक्य प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र में लिखे गए सिद्धांतों को लागू करके प्रशासन में क्रांति ला दी। केंद्रीय और स्थानीय प्रशासन। चाणक्य ने एक मजबूत केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया जिसका मुखिया स्वयं सम्राट था, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रांतों और जिलों में योग्य अधिकारियों जैसे समाहर्ता कर एकत्र करने वाला और सन्निधाता कोषाध्यक्ष को नियुक्त किया,
ताकि शासन निचले स्तर तक पहुंचे। गुप्तचर व्यवस्था का विस्तार। मगध की विजय में गुप्तचरों का जो जाल बिछाया गया था, उसे अब पूरे साम्राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस्तेमाल किया गया। गुप्तचर अब केवल राजनीतिक विरोधियों की खोज नहीं करते थे, बल्कि भ्रष्ट अधिकारियों और अपराधियों की निगरानी भी करते थे, जिससे एक स्वच्छ और भयमुक्त शासन स्थापित हुआ। कृषि और व्यापार को बढ़ावा। चाणक्य ने किसानों को सिंचाई सुविधाएं दी और व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान की ताकि धन का प्रवाह बढ़े। उनका मानना था कि राज्य की समृद्धि का मूल आधार उसका मजबूत खजाना है, और खजाना तभी भरेगा जब किसान और व्यापारी खुशहाल होंगे। इस काल में मौर्य साम्राज्य दुनिया के सबसे कुशल, सुव्यवस्थित और धनी साम्राज्यों में से एक बन गया। नए विदेशी खतरे की आहट, जहां एक ओर चंद्रगुप्त अपने साम्राज्य को भीतर से मजबूत कर रहा था, वहीं दूसरी ओर एक नया और बड़ा विदेशी खतरा पश्चिमी सीमाओं पर मंडरा रहा था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका एक सबसे शक्तिशाली सेनापति सेल्यूकस निकेटर पूर्वी क्षेत्रों का शासक बन गया था। वह सिकंदर के छोड़े हुए भारतीय क्षेत्रों को वापस जीतना चाहता था। चाणक्य और चंद्रगुप्त जानते थे कि यह संघर्ष सिर्फ एक लड़ाई नहीं होगी, बल्कि यह भारत की नियति तय करेगी। यूनानी चुनौती। सेल्यूकस का आक्रमण। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सबसे शक्तिशाली सेनापतियों में से एक, सेल्यूकस निकेटर, एशिया के बड़े हिस्से का शासक बन गया था। वह सिकंदर के छोड़े हुए भारतीय क्षेत्रों को वापस जीतना चाहता था। लगभग 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस ने एक विशाल सेना के साथ सिंधु नदी पार करके भारत पर हमला किया। उसका उद्देश्य था उन सभी क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण स्थापित करना जिन्हें सिकंदर ने जीता था। यह टकराव मौर्य साम्राज्य के लिए एक अस्तित्व की लड़ाई थी, और यह तय होना था कि भारत की नियति यूनानी हाथों में रहेगी या भारतीय हाथों में। महायुद्ध। भारतीय शक्ति का प्रदर्शन। चंद्रगुप्त मौर्य अब सिर्फ एक गुरिल्ला योद्धा नहीं थे, वह भारत के सबसे बड़े संगठित साम्राज्य के सम्राट थे। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने यहां काम किया। मौर्य सेना अपनी विशाल पैदल सेना, कुशल घुड़सवारों और जंग में प्रशिक्षित हाथियों के साथ सेल्यूकस की फौज से टकराई। चंद्रगुप्त ने न केवल अपने गुरु से सीखी हुई युद्ध कला का प्रदर्शन किया, बल्कि उनकी सेना का मनोबल मोराल भी बहुत ऊंचा था, क्योंकि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा कर रहे थे। युद्ध बहुत भयंकर था। सेल्यूकस को जल्द ही एहसास हो गया कि वह जिस सेना से लड़ रहा है, वह अब छोटी मोटी भारतीय रियासतों की सेना नहीं है। मौर्यों की संगठित शक्ति और हाथियों की विनाशकारी शक्ति के सामने यूनानी रणनीति कमजोर पड़ दियाच गई। अंततः सेल्यूकस निकेटर को हार स्वीकार करनी पड़ी। चाणक्य की जीत। कूटनीतिक संधि। यहां चाणक्य की कूटनीति ने उनकी सैन्य शक्ति से भी बड़ी जीत हासिल की। हार के बाद सेल्यूकस ने आत्मसमर्पण किया। चाणक्य ने युद्ध को शांति में बदलने के लिए एक ऐसी संधि करवाई जिसने भारत की सीमाओं को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। संधि की शर्तें ऐतिहासिक थीं। क्षेत्र का समर्पण। सेल्यूकस ने एरिया, आधुनिक हेरात, अराकोसिया, आधुनिक कंधार, गेड्रोसिया, बलूचिस्तान का हिस्सा, और पैरोपामिसेडी, काबुल का हिस्सा जैसे बड़े पश्चिमी प्रांत मौर्य साम्राज्य को सौंप दिए। इस संधि ने मौर्य साम्राज्य को अफगानिस्तान तक विस्तृत कर दिया, जो भारत का सबसे बड़ा विस्तार था। दहेज में हाथी। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को एक मित्रता उपहार के रूप में 500 युद्ध प्रशिक्षित हाथी दिए, जो यूनानी युद्धों में बहुत काम आए। विवाह गठबंधन। इस संधि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था वैवाहिक संबंध। सेल्यूकस ने अपनी बेटी हेलेना या किसी अन्य यूनानी राजकुमारी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया। इस विवाह ने एक अटूट शांति संधि को जन्म दिया और दो महान सभ्यताओं, भारतीय और यूनानी, को कूटनीतिक रूप से जोड़ दिया। इस संधि के बाद मेगास्थनीज नामक यूनानी राजदूत पाटलिपुत्र आया,
जिसने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखा, जो हमें उस युग की जानकारी देता है। चाणक्य का अंतिम कार्य सम्राट बनने के बाद भी चंद्रगुप्त ने कभी अपने गुरु चाणक्य के सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। चाणक्य ने कई वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने अर्थशास्त्र के सिद्धांतों से मौर्य साम्राज्य को दुनिया का सबसे मजबूत, समृद्ध और न्यायपूर्ण राज्य बनाया। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दी थी। नंद वंश समाप्त हुआ, भारत यूनानी खतरे से मुक्त हुआ और एक अखंड साम्राज्य स्थापित हुआ। इतिहासकारों का मत है कि चाणक्य ने एक निश्चित समय के बाद स्वेच्छा से अपने पद का त्याग कर दिया। उन्होंने चंद्रगुप्त को उनके पुत्र बिंदुसार का मार्गदर्शन सौंप दिया और स्वयं वन में तपस्या के लिए चले गए। उनका मानना था कि आचार्य का काम शिष्य को तैयार करना है, न कि हमेशा सिंहासन के पास रहना। चाणक्य की मृत्यु आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कुछ उन्हें शांतिपूर्वक वन में विलीन बताते हैं, जबकि कुछ लोक कथाएं उन्हें विषकन्या वाले सिद्धांत से जुड़ी षड्यंत्र का शिकार बताती हैं। पर उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने ज्ञान को शक्ति में बदलने का सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया। सिंहासन का त्याग। एक महान सम्राट का निर्णय। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में चंद्रगुप्त ने भी एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें इतिहास के अन्य शासकों से अलग कर दिया। लगभग 298 ईसा पूर्व में जब उनका पुत्र बिंदुसार युवा और शासन संभालने के योग्य हो गया, तो चंद्रगुप्त ने सिंहासन का त्याग कर दिया। चंद्रगुप्त अब भौतिक सुख सुविधाओं और साम्राज्य की मोहमाया से ऊपर उठ चुके थे। उन्होंने जैन धर्म के दिगंबर आचार्य भद्रबाहु से दीक्षा ली और अपने जीवन का अंतिम सफर शुरू किया। उन्होंने एक सम्राट के वस्त्र त्याग दिए और एक सामान्य भिक्षु का जीवन अपनाया। निर्वाण का रहस्य। संलेखना। चंद्रगुप्त अपने गुरु भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में श्रवणबेलगोला, आधुनिक कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने वहां चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर तपस्या शुरू की। जैन धर्म में संलेखना या संथारा नामक एक कठिन प्रथा है, जहां व्यक्ति जीवन के अंतिम चरण में स्वेच्छा से भोजन और जल का त्याग कर देता है। यह इच्छा मृत्यु नहीं है, बल्कि परम सत्य की ओर बढ़ने के लिए देह त्याग की एक कठिन प्रक्रिया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त ने इसी संलेखना की प्रथा द्वारा अपने प्राण त्यागे। जिस सम्राट ने जीवन भर भोजन और जल की प्रचुरता देखी, उसने अपने जीवन का अंत घोर तपस्या और उपवास से किया। यह निर्णय उनके आत्मिक शक्ति और विरक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। विरासत। मौर्य वंश का अमर बीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने भले ही भौतिक सिंहासन का त्याग कर दिया हो, लेकिन उन्होंने मौर्य साम्राज्य के रूप में जो नींव रखी, वह भारत की सबसे बड़ी विरासत बन गई। उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र महान सम्राट अशोक ने इसी नींव पर एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जो विश्व इतिहास में नैतिकता और शक्ति का प्रतीक बना। यह गाथा हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ बाहरी शक्ति, सिंहासन में नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति, त्याग में होती है। यह थी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की गाथा की कहानी, जिसने हमें दिखाया कि कैसे ज्ञान और नीति की शक्ति ने एक साधारण बालक को विश्व विजेता बना दिया। इस महान गाथा को द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल पर सुनने के लिए धन्यवाद। अगर ज्ञान और इतिहास की यह अविश्वसनीय यात्रा आपको पसंद आई और आप महान अशोक, गुप्त साम्राज्य या प्राचीन भारतीय नीति पर ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल द रिलैक्स ऑडियो बुक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान की अगली यात्रा को तुरंत सुनने के लिए घंटी, बेल आइकन दबाना न भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।